शर्मा दंपत्ति हमारे ही शहर में रहते थे। डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद से रिटायर हो चुके थे और उनकी पत्नी डॉक्टर सरला एक सरकारी कॉलेज से पिछले साल ही रिटायर हुई थी। सरला और मेरा लगभग पिछले 10 साल से एक ही कॉलेज में साथ रहा है और इसलिए मैं उसे काफी करीब से जानती हूँ। डॉक्टर शर्मा से उसकी दूसरी शादी थी और शर्मा जी की पत्नी एक हादसे में जान गंवा बैठी थी, तो डॉक्टर साहब की भी ये दूसरी शादी ही थी। डॉक्टर साहब ने सरला के साथ एक समझौता किया था कि हमारी इस शादी से कोई दूसरी संतान नहीं होगी। मेरा 15 साल का एक बेटा ही इकलौती संतान रहेगा। चूंकि सरला दूसरे प्रदेश से थी और मायके के हालात भी अच्छे नहीं थे, तो बिना दहेज की इस शादी के लिए तैयार हो गई। शादी के बाद से ही सरला का व्यवहार इस इकलौते बेटे की प्रति बेरुखा ही रहा था और बेटा भी नई माँ के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। रह रहकर उसे अपनी माँ याद आती थी। उसकी स्थिति तो ये थे कि पहले माँ को खोया और फिर पिता की दूसरी शादी से बाप को भी खो दिया। सरला ने इस इकलौते वारिस को हमेशा अपने बाप से दूर ही रखा। हॉस्टल में रखकर उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी करवाई और फिर करियर के नाम पर उसे विदेश भेज दिया, जहां वह डिग्री लेने के बाद वही सेटल हो गया। लेकिन सरला का अभी भी पूरा नियंत्रण रहता था और वह विदेश जाती रहती थी। डॉक्टर साहब तो सरला की सुंदरता के जाल में ऐसे उलझे कि निकल ही नहीं पाए। काफी सीधे स्वभाव के स्वामी थे डॉक्टर साहब। यूनिवर्सिटी में सेमिनार वगैरह में मुलाकात हो जाती थी। कमाऊ पत्नी मिलने पर उन्होंने पहली पत्नी को तो जैसे एकदम भूला ही दिया था। वैसे भी स्त्रियां ही ज्यादा भावुक होती हैं और पति की मृत्यु के बाद अपने बच्चे के सहारे जिंदगी काट लेती है। सरला एक दिन शादी का कार्ड लेकर घर आई तो पता चला कि सौतेले बेटे की शादी 1 महीने के भीतर ही तय हो गई। सरला ने बताया कि सब बहुत जल्दी जल्दी हो गया है, क्योंकि बेटा विदेश से कुछ दिन की छुट्टी आया है। लड़की डॉक्टर साहब के दोस्त की जान पहचान से है और कि वे अल्मोड़ा से शादी यही आकर करेंगे। फेरे सादगी से होंगे। हम लोग रिसेप्शन दे रहे हैं। शादी में सम्मिलित होने का वायदा लेकर वह चली गई। निश्चित दिन पर हम लोग शादी समारोह में पहुँचे। वहां दूसरे साथी भी आए थे। सब लोग बड़े खुश थे और पुराने साथियों से मिलकर भोज का आनंद ले रहे थे। लेकिन कुछ तो था। डॉक्टर साहब अकेले ही मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। कुछ खामोशी सी, उत्साह की कमी। सरला की अनुपस्थिति खटक रही थी, क्योंकि हम साथी तो उसी से ज्यादा परिचित थे। शाम 7 बजे का न्योता था। कुछ साथी तो बगैर सरला से मिले डॉक्टर साहब को ही शगुन देकर लौट गए थे, क्योंकि उन्हें दूसरे शहर जाना था। लेकिन हम 2 सहेलियां तो डटी रही कि बहू को देखकर जाएंगे। रात्रि के 10 बजने को हो रहे थे और बहू अभी स्टेज पर भी नहीं पहुंची थी। कुछ और इंतजार के बाद मेरी सहेली विमला ने कहा, उधर देखो, बहू तो पैदल ही चलकर आ रही है घर से और उसके साथ बस 2 औरतें हैं और उनसे पीछे सरला और दुल्हा है। थोड़ी देर बातों से ध्यान हटा। हम दोनों सहेलियां बहू के स्टेज पर बैठने का इंतजार करने लगी। दुल्हा दुल्हन अब स्टेज पर बैठ चुके थे। कुछ एक फोटोज हुए। जो लोग अभी तक इंतजार
कर रहे थे आशीर्वाद देने नई जोड़ी के पास गए। मेरी नज़र तो स्टेज पर ही गड़ी थी। विमला ने कहा, अब देखती रहेगी या आशीर्वाद भी देने चलेगी? हाँ हाँ, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर विमला को लेकर मैं स्टेज पर चढ़ गई, जहां बहुत ही औपचारिकतावश सरला हमसे मिली। हम सहेलियों ने नई जोड़ी को आशीर्वाद स्वरूप उपहार दिया और नीचे सोफे पर बैठ गए। विमला कहा, तूने एक बात नोट की क्या? मैंने कहा, देख नहीं रही कितनी सादा साड़ी पहना रखी है दुल्हन को? हाँ, देख तो रही हूँ। और गहना भी पुराने जमाने का एक हल्का सा हार है, शायद पहली माँ की कंठी है, और एक मंगलसूत्र है बस। हाँ यार, ये सरला तो हमेशा हर साल नए नए गहने बनवा कर पहनती रहती थी और बहू को कुछ भी नहीं दिया। हाँ, सही बात है। तूने देखा नहीं शादी के बाद कितनी महंगी साड़ियाँ पहनती रही है खुद। आज बहू के नाम पर इससे पैसा खर्च नहीं हो रहा। मैंने भी अपनी उत्कंठा जाहिर की। प्रोग्राम अभी थोड़ी देर ही चला क्योंकि अधिकतर लोग तो जा चुके थे। डॉक्टर साहब से ही मिलकर शगुन भी उन्हें ही दे गए थे। रिसेप्शन पर तो लोग बहू देखने ही आते हैं, और ये सरला तो बहू को ही इतना देर से लाई थी। हम दोनों सहेलियां भी सरला से अभिवादन कर समारोह से बाहर आ गई। बहू बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे तो घर आकर भी एक बात खलती रही कि क्या नई जोड़ी इतनी सादगी से ही शादी करती यदि बहू की असली सास जीवित होती। डॉक्टर साहब के पास पैसे की भी कोई कमी तो थी नहीं। विदेश में भी रिसर्च फेलोशिप पर रहे हैं। 3 फ्लैट है। एक ही दिन तो होता है। शादी का जो मेमोरेबल होना चाहिए, पैसों को ईंट गारा में ही थोड़ी ही बदलना जीवन का मकसद होना चाहिए, वह भी जब आप सक्षम हैं। 1980 के दशक की साड़ी पहना दी बहू को आजकल लहंगों का रिवाज है। बेटा भी शेरवानी में नहीं था। मुझे वरुण के लिए दुख हुआ। ऐसा भी तो नहीं था कि सरला खुद पर खर्च नहीं करती थी। सर के बाल जब उड़ गए थे तो नई नई विग लगाकर घूमती थी। खैर, जो भी, कई दिन बाद तक ये रिसेप्शन मुझे अजीब लगा, जहां मेहमान मेजबान से ज्यादा खुश थे। इतना तो निश्चित तौर पर कह सकती हूं कि यदि वरुण की असली मां जीवित होती तो शादी में अलग ही रंग लगता। वरुण तो विदेश लौट गया है। अब ये नहीं पता कि बहू को पति का सानिध्य कब मिलेगा, क्योंकि विमला बता रही थी कि अभी तो बहू यहीं शहर में ही सरला के साथ दिखाई देती है। शाम का वक्त था और महक अपने कमरे में अभी उदास लेटी हुई थी। उसका मूड खराब था। नई नवेली दुल्हन अब पति के बिछोह में तड़प रही थी, लेकिन उसकी मन स्थिति को समझने वाला कोई नहीं था। 70 वर्षीय ससुर से बातचीत करने में एक हिचक थी और सास का मुंह तो खुद फूला रहता था। इतना तो वह इन 10 दिनों में समझ गई थी। महक ने सोचा, क्यों न अपनी मां से बातचीत की जाए। यही सोचकर वह अपना मोबाइल उठाकर नंबर मिलाती है। मां से बातचीत करते हुए उसे आधा घंटा हो चुका था। इसका एहसास उसे जब हुआ जब सास को दरवाजे पर खड़ा पाया। फोन उसके हाथों से छूटकर फर्श पर गिर गया, क्योंकि सास का खौफ ही इतना था। पहाड़ों से आई ये बहू प्रकृति के नजदीक रहते हुए बहुत सरल स्वभाव की थी। दूसरा कारण था कि बिना दहेज के शादी हुई थी तो थोड़ा डर था कि कोई नाराज नहीं होना चाहिए।
यूं तो उसने भी स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की थी फिजियोथेरेपी में, लेकिन अभी नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। माता पिता ने समाज के दबाव के चलते महक की शादी कर दी थी। जैसे ही रिश्ता हाथ आया, महक की एक और बहन थी जिसकी जिम्मेदारी भी माता पिता पर थी। क्या हुआ? ये मोबाइल क्यों गिरा दिया? कुछ नहीं मम्मी जी, बस हाथ से छूट गया। देखो, ये मोबाइल बहुत कीमती तोहफा है। वरुण की तरफ से ध्यान से पकड़ा करो। जी मम्मी जी। क्या शिकायत हो रही थी अपनी माँ से? नहीं मम्मी जी, बस थोड़ी याद आ रही थी, बस इसलिए फोन लगा लिया था। ध्यान रहे, इस घर की बात चौखट से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब यही तुम्हारा घर है, यहाँ के कायदे कानून तुम्हें मानने होंगे। वैसे भी घर का तो कुछ ज्यादा काम है नहीं, हर काम के लिए मैड लगी है। जी मम्मी जी, शाम के खाने का समय हो गया है, चलो कुछ बना लो। जी मम्मी जी, क्या बनेगा डिनर में? हमारे लिए तो दलिया ही बना दो, तुम देख लो क्या खाना। मम्मी मैं भी दलिया ही खा लूंगी। ठीक है, लेकिन फिर माँ को शिकायत ना करना कि बूढ़े सास ससुर के साथ दलिया ही मिलता है। महक ने जल्दी से दलिया बनाकर सबको परोस दिया और खुद भी खा लिया। लेकिन वह तो पहाड़ की लड़की थी। मायके में नॉनवेज भी बनता था सप्ताह में 2 बार। उसे रहकर अपने घर की याद आ रही थी, क्योंकि कनाडा जाने के लिए तो उसे अभी वीजा का इंतजार करना पड़ रहा था। पति वरुण से तो सप्ताहांत में ही बात होती थी, क्योंकि सास का कहना था कि वरुण की नई नई प्रैक्टिस जमी है, उसे डिस्टर्ब मृत करना। वरुण भी अपने आप को सेटल करने के लिए दृढ़ संकल्प लिए था। उसने सोच रखा था कि कनाडा में ही अपना पूरा जीवन बिताना है। उसे याद था कि किस तरह से उसने सौतेली माँ के साथ सामंजस्य स्थापित किया था। सरला, उसकी सौतेली माँ, बहुत कुछ मदद भी करती थी, लेकिन बात बात में एहसान जताती रहती थी कि कैसे उसने वरुण के लिए ही जीवन गुजार दिया है और अपनी स्वयं की संतान भी पैदा नहीं की। लेकिन वरुण को ये भी बात, वह उनकी डांट से रात भर रोया भी है। और कैसे जब अलमारी में एक बार रखे पैसे कम पड़ गए थे तो माँ ने उस पर शक किया था। जब वह डिग्री के अंतिम वर्ष में एक लड़की से प्यार करता था तो माँ ने स्पष्ट मना कर दिया था शादी से, क्योंकि लड़की दूसरी जाति से थी और घर परिवार आता रहता है कि कैसे भी उनके मुकाबले का नहीं था। वरुण का दिल टूटा था और फिर उसने तो समझ लिया था कि उसकी एक नहीं चलेगी और वह पिता की नाराजगी नहीं चाहता था। उसे ये पता था कि पापा उसे बहुत चाहते हैं, लेकिन माँ के सामने विवश हो जाते हैं। सरला ने उसे भावनात्मक रूप से भी बेलकमेल किया था। वरुण बेटा, तुम्हारे लिए ही हम सब प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तुम्हारे पापा की हार्ट सर्जरी हुई है। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न मत करो जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े। ठीक कहते हो आप, लेकिन मेरा प्यार तो खो दिया है मैंने। मैं उससे भूल नहीं पाऊंगा। जिंदगी में इश्क एक बार ही होता है, बाद में तो सामाजिक निर्वाह करना होता है। अरे, ये प्यार का भूत उतर जाता है जब गृहस्थी की गाड़ी चलानी पड़ती है, और इसलिए अगला परिवार भी तो साधन संपन्न होना चाहिए। वरुण को पता था कि सौतेली माँ के आगे उसकी एक नहीं चलेगी। वह यह भी जानता था कि उसके पापा पर तो जैसे कोई जादू ही कर दिया है,
नई माँ ने उनकी किसी बात को पापा मना नहीं कर पाते थे। वरुण को ये भी पता था कि सरला के भाई की आर्थिक मदद भी होती रहती है, जबकि सगे मामा लोगों को सौतेली माँ ने दूर कर दिया था। वह अपने भतीजे भतीजी को भी अपने पास रखकर उनकी शिक्षा दीक्षा करवाती थी। वरुण को इस तरह से अपने ही घर में अजनबी जैसा लगता रहा था। वह अपनी जन्मदात्री माँ को याद कर बहुत बार अकेले आंसू बहाता रहता था। अरे महक, क्या कर रही हो? सरला 10 बजते ही उसके कमरे में दाखिल हो गई। मम्मी, नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रही हूँ। ये ज्यादा मूवी मत देखा करो, कुछ भजन भी सुन लिया करो। चलो सो जाओ अब। जी मम्मी जी। ऐसा कहते हुए सरला उसके बिस्तर पर आकर सो गई। जब से वरुण गए हैं, महक के साथ सरला ही सोती थी। महक बहुत ही मितभाषी और अंतर्मुखी स्वभाव की लड़की थी। वह तो हॉस्टल में भी रही थी, तो ऐसा नहीं था कि वह अकेली नहीं सो सकती थी, लेकिन सरला को वहां सोने से मना करना बैल मुझे मारने जैसे था। इसलिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पा रही थी। उसे बहुत बेचैनी होती थी कि रात को भी अपने कमरे पर उसका अधिकार नहीं था, कोई व्यक्तिगत स्पेस नहीं मिल रही थी। महक को ऐसा लगता था जैसे तो उसे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया है, जहां पंख फड़फड़ाने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। वह वैसे भी सरला को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इतने दिनों में उसे ये तो समझ में आ गया था कि यहाँ तो सास की ही चलती है, और उसे वीजा लगवाकर विदेश पति वरुण के पास जाने की इजाजत यही से मिलनी थी। इसलिए चुपचाप सास की बगल में सो जाती। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।